अच्छा भाई, हमने PHP स्टार्ट करी थी पिछली क्लास में और हमने उसमें बेसिक से कॉन्सेप्ट्स देखे थे वेरिएबल्स के, कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। तो अब हमारे पास बात होती है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ें होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में क्या देखी थी। हमारे पास अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट में पहले एक तो रिवाइज कर लें कि बेसिक फंडामेंटल्स में PHP के अंदर प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें। कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखी थी। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसमें क्या आते हैं, इसमें हमारे पास इफ एल्स या फिर हमारे पास क्या आते हैं, स्विच केस। अब PHP की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ नहीं होती, कहीं पर भी तुम्हें नज़र नहीं आएगा। इफ़ एल्स यूज़ होती है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए देखना है और हमें आता है काम। सिर्फ हमें थोड़ा सा सिंटेक्स देखना है कि PHP के अंदर कैसे तुम किस जगह पे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये देखना है। हमें वो नहीं करेंगे कि इफ़ कंडीशन ये है तो ये चीज़ हो जाएगी। हम सिर्फ लॉजिकली देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल, कि लॉगिन में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, फाइल लिंक करवानी है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, और हमारे पास फिर होगा एरे और एक और कॉन्सेप्ट लूप्स। तो ये जो तुम्हारे पास तीन बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक फंडामेंटल्स में, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है और इसको ही देखना है हमें। और ऐसे तरीके से देखना है कि हमारे पास हम एरे में भी वो टाइप देखेंगे जो हमारे पास PHP के तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। और लूप्स कैसे इस्तेमाल होता है, लूप्स का आइडिया तो हमें है, प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हैं, प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट में इतने अरसे तक हम ये पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। तो अब क्या करें, अब सबसे पहले आ जाएं कि हमारे पास हम इफ एल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें कैसे जावास्क्रिप्ट से फाइल लिंक होती है, कैसे तुम एक फाइल से दूसरी फाइल पे शिफ्ट करते हो, तो ये वाली चीज़ देखनी है। तो हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अपने जैम्प में आता हूँ। यहाँ पर हमने ये बात करी थी, हमने समझा था कि हमारी PHP का फोल्डर जो है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, वो हमारे htdocs में होता है, क्योंकि अपाचे सर्वर यहीं से गेट करता है। तो हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अपना फोल्डर जो है, जो हमने लास्ट टाइम पे कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, PHP लेक्चर्स, और इसके अंदर आ गए हम PHP इंट्रो, C XAMPP htdocs, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें देखनी है हमें। सबसे पहले हमने बात करी कि हमें इफ़ एल्स को देखना है, और इफ़ एल्स किस कैटेगरी में आती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल बनी हुई है कंडीशनल state.php। तो अब देखो यहाँ पर कैसे करना है इम्प्लीमेंटेशन, हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे देखना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर देखो हमारे पास मौजूद है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया। अब ये क्यों समझ रहे हैं हम, इस सिनेरियो पे क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जब लॉगिन की फंक्शनैलिटी प्रोजेक्ट में होगी या फिर साइन अप होगा, तो लॉगिन के अंदर यही स्पेसिफिकेशन होती है, कुछ इसी तरीके से काम होता है। तो अभी हमारे पास डायनामिकली वैल्यू नहीं आ रही है फॉर्म से, लेकिन हम कंडीशन समझना चाह रहे हैं कि कैसे काम करती है। तो यहाँ सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद अब यहाँ पे जब आए तुम इफ एल्स के अंदर, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, इफ है, अगर ये कंडीशन सही होती है तो भाई ये वाला काम प्रोसेस करो, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज तुम्हारे पास ये वाली चीज़ चलनी चाहिए। तो यही काम तुम यहाँ पर करना चाह रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर तुमने इसके अंदर यहाँ यूज़र नेम सबसे पहले इसको चेक करवाया। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ सिंगल इक्वल टू है, इसका मतलब है ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सही है, क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट में भूल गया चीज़ें, तो वो यहाँ रिवाइज हो जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, तो ये इक्वल टू सिंगल है। लेकिन जब इफ़ की बात करो तो यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ कंडीशन बताओगे, तो कंडीशन कैसे बताओगे,
कंडीशन बताने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर इस वैल्यू को कंपेयर करवाना पड़ेगा। तो कंपेयर के लिए तुम ऐसे नहीं लिखोगे, अगर ऐसे लिखोगे इसका मतलब है तुम असाइन कर रहे हो, और असाइन यहाँ पे नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दूसरे ऑपरेटर का काम आएगा। वो कौन सा है, वो तुम्हारे पास ऊपर डिफाइंड भी हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर। यानी कि डबल इक्वल टू लगा के हम ये चेक करते हैं कि आया कि ये जो वैल्यू है यूज़र नेम के अंदर रखी हुई वैल्यू इस हमारे दी जाने वाली वैल्यू से कंपेयर कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ ये यूज़र नेम कंपेयर करेगा। बताओ अब्दुल करीम, ये यूज़र नेम अवैस रेहान सही है कंडीशन के हिसाब से? अगर ये कंपेयर करेगा तो मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी फॉल्स? ट्रू होगी, सही है। अब यहाँ पर आ जाओ, सेकेंड थिंग क्या मैच करी हुई है, पासवर्ड। पासवर्ड के वेरिएबल में हमारे पास क्या है, ये रहा, और हमने क्या कंपेयर किया, एग्जैक्टली सेम पासवर्ड। तो अब ये करने की वजह क्या थी, क्योंकि लॉगिन में तुमने यही देखा है कि भाई दो ही चीज़ें कंसिडरेबल होती हैं। क्या कंसिडर होता है, एक तुम्हारी ईमेल या नेम, या फिर तुम्हारे पास दूसरा जो होता है उसके साथ साथ पासवर्ड। तो ये दो चीज़ों को वेरीफाई करके ही तुम क्या करते हो, रीडायरेक्ट करते हो किसी और पेज पे। यानी कि तुम्हारा जो डैशबोर्ड होता है या मेन वेबसाइट का पेज होता है एक्सेसिबल होता है। तो वही चीज़ यहाँ हम समझना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगली चीज़ क्या हो गई, यहाँ बीच में तुम्हारे पास आ गया ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर भी हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ऊपर लिखा हुआ है ये एंड ऑपरेटर है और ये और। अब यहाँ पे और क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी। बस सिंपल सी चीज़ याद रखो कि एक कंडीशन में अगर सब कुछ वेरीफाई करना है तो हमेशा आंख बंद करके मैं एंड लगाऊंगा, और को कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या करना है शयान, कि अगर मुझे कंपेयर करना है, या सिर्फ क्या एक और चीज़ क्या ऐड करिए, अगर मुझे कंपेयर करने के लिए एंड नहीं, कंपेयर के लिए तो तुम्हारे पास ये रहा, पूरी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए। अगर हमें पूरी कंडीशन को वेरीफाई करना है और मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ चेक हो, फिर उसके बाद ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चले। ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये जब चलनी चाहिए जब मेरी ये पूरी वेरीफाई होती है। तो उस पर क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इस पे नहीं चलाएगा कोड, सिर्फ उसने कंपेयर किया इस पे चलाएगा नहीं, आगे जाएगा वो मजीद। अगर इसमें और कंडीशंस होती तो उसको भी देखता। तो मैं अगर सारी कंडीशंस को वेरीफाई करना चाह रहा होता तो मैं आगे बढ़ता जाता और बीच में एंड ऑपरेटर लगाता, तब जाके मेरे पास ये सारी चीज़ें करेक्ट होती। लेकिन अगर और करोगे तो और में ऐसी चीज़ नहीं है। और क्या करता है, इसका अपोजिट बिहेवियर क्या होगा, एंड बोल रहा है कि भाई सारी चीज़ें वेरीफाई करो, और में क्या होगा, और में या तो पहला वाला या फिर दूसरा। तो पहली अगर कंडीशन सही हो गई तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है और को, तो वो इसी पे क्या करेगा, इसी पे चेक करके यहाँ आ जाएगा। अगर ये गलत होता है तो आगे मूव करेगा। तो अगर उसको पहली दूसरी अटैम्प्ट में कुछ मिल जाता है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड चला देगा। तो ऐसा लॉगिन के लिए गलत होगा। अगर मैं और लगा दूँ और सिर्फ नेम सही हो जाए, पासवर्ड गलत है, तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी वजह से जब भी हमें सिर्फ ये याद रखो कि सारी कंडीशंस को वेरीफाई करना हो, तो बड़ा आसान ज़बान में कि सब कुछ वेरीफाई करना है एक कंडीशन में रखी हुई चीज़ों को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। सही है। तो और एंड ऑपरेटर किस कैटेगरी में आता है वो भी हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा था जावास्क्रिप्ट में। किसके अंदर आता है, याद है किसी को भी? हमारे पास कुछ टाइप्स थी ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर में आएगा ये, लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आएगा, रिलेशनल ऑपरेटर भी यहाँ पर मौजूद है, डबल इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर में आएगा। और ये जो दो तुम्हारे पास मौजूद हैं ये तुम्हारे किसके अंदर आएंगे, ये तुम्हारे आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर में। तो ये इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर। अब ये तो समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर क्या हो रहा है इसको देख लो। तो अब देखो, हमने सबसे पहली चीज़ समझी थी PHP में वेरिएबल डिक्लेरेशन और हाउ टू प्रिंट द डेटा।
तो प्रिंट किस तरीके से करते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो दोनों चीज़ें हमने देखी नहीं। अब देखो क्या कर रहे हो, एको करके जावास्क्रिप्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि मैं क्या करता, पीएचपी के अंदर फाइल रीडायरेक्शन के लिए एक चीज़ होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं वो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो तुम्हारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो क्या होती है, वो ये होती है, हेडर का फंक्शन होता है पीएचपी के अंदर, और वो किस लिए होता है, रीडायरेक्ट करने के लिए, यानी कि एक फाइल से दूसरी फाइल पे जंप। अब कहीं पर भी वेबसाइट में देखो तो वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में तुम फेसबुक पे लॉगिन करते हो, लॉगिन करके वो पेज हटता है, दूसरा पेज आता है। तो क्यों होता है ऐसा, तो पीएचपी पे बनी हुई है और उसमें भी यही हेडर का फंक्शन ही यूज़ होता है, क्योंकि फेसबुक पूरी पीएचपी कोर पीएचपी पे बनी हुई है। तो यहाँ पे करना कैसे डिफाइन होता है, ये इतनी बड़ी लोकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसमें होता है यहाँ पर पहली चीज़ लोकेशन लिखोगे, लोकेशन के बाद कॉलन, और उसके बाद जिस फाइल पे जाना है वो वाली चीज़ आएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे तो कोई मैसेज ही नहीं मिलेगा कि फ़ाइल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, मुझे कैसे पता चला। ऐसे अचानक से चुटकी बजाते ही फाइल panel.php पे चलेगी। तो ये देखो panel.php कहाँ रखी हुई है, मैं किस पे हूँ, कंडीशनल स्टेट, ये जाएगी कहाँ, इस पे खाली फाइल है। तो यहाँ अगर कुछ ऐड कर देता हूँ मैं तो यहाँ वो चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ समझने का मकसद ये है कि ये क्या कर रहे हो, तुम कंडीशन चेक करके सिनेरियो ऐसा बना रहे हो कि मैं किसी फाइल पे चला जाऊँ, मैं दूसरी फाइल पे चला जाऊँ। लेकिन होगा क्या कि मुझे मैसेज तो पास ही नहीं हो रहा, मुझे मैसेज पास ही नहीं हो रहा कि क्या हुआ क्या है। तो उसके लिए हमारे पास हम इस दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तुम्हारी जावास्क्रिप्ट की वेब एपीआई होती है। क्या वो होती है तुम्हारे पास, window.location.href। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, इसी को कॉपी करके नीचे से। तो ये भी किस लिए होती है, ये भी फाइल को रीडायरेक्ट करने के लिए होती है कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे जा सकें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं सब हटा दो, सिर्फ फाइल का नाम लिखो इसके अंदर। और ये अब इसमें क्या है, ये स्क्रिप्ट है, तो हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के टैग में लिखते हैं। तो पहले अलर्ट दिखाया, यही करना चाह रहे थे हम। हेडर में ये नहीं होगा, अगर तुम ऐसे करते हो, इसको हटाते हो और तुम बोलते हो मैं ऐसा कर लूँ, एको हेडर यहाँ पर ये लगाऊँ अलर्ट और ये हेडर, तो ये दोनों एक साथ नहीं चलते। ये पीएचपी का फंक्शन है और ये स्क्रिप्ट चल रही है, तो ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। तुम्हारे दोनों वर्क क्या हो सकते हैं, वो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, और उसमें हम इंडिकेशन, अब ब्लैंक पेज आएगा, वो वेबसाइट का पेज होगा हमारे पास। तो अभी हाँ, तो फॉर अ प्रैक्टिस रीज़न हमारे पास ब्लैंक रीज़न क्या है कि भाई पेज रीडायरेक्ट होके लॉगिन होके हमारे पास अलग पेज पे ले गया, क्योंकि उसी पेज पे तो नहीं रखेगा, हमारे पास आएगा पैनल पूरा, कोई भी चीज़ आएगी तो मेन चीज़ आएगी नज़र जहाँ पे हमें काम करना। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है। हेडर पर्सपेक्टिव से आगे होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी ये देखा है कि अलर्ट लगा रहे। अलर्ट अगर हम नहीं लगाएं तो एक और भी तरीका है, बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स होते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडर भी होगा यूज़। लेकिन अभी इस केस में हमारे पास दो चीज़ें ऑप्शंस हैं कि तुम आँख बंद करके या तो window.location.href भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम हेडर, दोनों ऑप्शंस हैं। जो तुम्हें तुम्हारी क्राइटेरिया के हिसाब से सही लगे वो तुम उसको इम्प्लीमेंट। अब मैं क्या क्राइटेरिया कर रहा हूँ, मुझे ये दिखाना है, इसलिए मुझे ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं, अगर ये दिखाता हूँ और ये लगाता हूँ नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए दोनों स्क्रिप्ट होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास हुआ, और यहाँ हमने क्या किया, अगर गलत होता है तो अगेन हमने क्या किया, हमने मैसेज पास करवाया स्क्रिप्ट के अंदर एको कि क्या कर दे भाई, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, दोनों में से कोई भी चीज़ एक गलत होगी। तो अब इसको क्या करते हैं, फाइल को, अब देखो ऑप्शन नहीं मांगेगा हमसे, क्योंकि यहाँ पीएचपी में इनपुट नहीं लेना हमें, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास तो प्रॉम्प्ट थे और हमें ये चीज़ ज़रूरत भी नहीं है, आगे फॉर्म पे काम करेंगे। तो यहाँ हमने वैल्यू पास करी हुई, तो डायरेक्ट हमें आउटपुट नज़र आएगा। तो अब हम फाइल को चलाते हैं, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी थी इसको पीएचपी इंट्रो को htdocs के अंदर। तो मैं जैम्प ओपन करता हूँ,
और जैम से हम जाते हैं डायरेक्ट एडमिन पे, और इधर हम आके क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं PHP इंट्रो वाले। अपने फोल्डर को इतना आसान बनाओ कि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस कर लो, इतने मुश्किल फोल्डर के नाम नहीं रखो। अब देखो क्या है, फाइल मेरे पास क्या मौजूद है यहाँ पर, ये वाली, और हमें पता है कि अगर ये होता है तो अभी कंडीशन सक्सेसफुल होने वाली है। सही, कंडीशन सक्सेसफुल होने वाली है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या चल रही है, रिलोडिंग चल रही। क्यों, कौन वेट करवा रहा है, वेट करवा रहा है तुम्हारा ये अलर्ट। तो अब जैसे ही तुम ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक काम हुआ, यहाँ अब तुम उस फाइल पे नहीं हो, तुम किस फाइल पे चले गए, तुम चले गए panel.php। अब ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें अभी एज अ प्रैक्टिस पर्पस हम यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन कर दें कि भाई वेलकम टू अवर पैनल या फिर वेबसाइट। तो इस तरीके से हम कुछ इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं, वापस उस फाइल पे आते हैं, यहाँ पे दोबारा अगेन करते हैं। तो क्या हुआ, वो इतने उसमें पूरा बैकग्राउंड में वही चेक कर रहा है कंडीशन जो हमने वेरिएबल में पास करी है, और उसके बिहाफ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है। पहला चला स्क्रिप्ट ये था, दूसरा स्क्रिप्ट क्या चला कि भाई उसको कहाँ लेकर आ जाओ, window.location.href कि भाई वेलकम टू अवर पैनल। तो ये रीडायरेक्शन है कि यहाँ सपोज कर लो, यहाँ वेबसाइट तुम्हारी लॉगिन होने के बाद यहाँ इस तरीके से आएगी। तो बताने का मकसद, परसेप्शन क्लियर करने का मकसद ये है कि कैसे आया के काम होगा। तो कंडीशन इस्तेमाल कैसे होती है प्रैक्टिकली, वो इसी तरीके से होती है, इफ एल्स। तो अब एल्स क्या है, एल्स का केस क्या है, एल्स का केस होगा कि भाई कंपैरिजन में गलत करवाऊँ। यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड है 1 2 3 4 5, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ गलत। अब यहाँ अगर और होगा तो और पे ये चल जाएगा, लेकिन एंड लगाया हुआ है तो दोनों चीज़ें चेक होंगी। पहले ये चेक होगा, सही हो गया, पास हो गया, लेकिन ये यहाँ पर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास गलत। तो अब यहाँ पर दोबारा अगर आते हैं और यहाँ पे आके इसमें करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे अब चेकिंग हुई, अब एल्स की कंडीशन में चला गया। एल्स की कंडीशन में जाने पे क्या हुआ, नहीं जाना आगे, अब ट्रांसफ़र ही नहीं करना। जब करेक्ट ही नहीं है कोई चीज़ तो रीडायरेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। सही, तो ये तुम्हारी डिपेंड करता है बैकएंड के अंदर कि तुम लैंग्वेज से अपने कोड को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। सही, तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि इफ एल्स कहाँ इस्तेमाल हो सकता। तो ये एक एग्जांपल है, बाकी सारी कंडीशंस में भी हम इफ एल्स को इस्तेमाल। भाई क्लियर हो गया, क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। पैनल खाली खाली नहीं रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि कैसे होगा। भाई यहाँ पर देखो, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी चीज़ है, फेसबुक पे क्या करते हो, फेसबुक पे लॉगिन का पेज आता है, पहले लॉगिन किया तो लॉगिन के पेज पे रहते हो या कहीं और चले जाते हो, कौन सा पेज आ जाता है, मेन पेज आ जाता है जहाँ पे पोस्ट नज़र आ रही होती हैं। तो वो समझ लो तुम्हारा पैनल है यहाँ पर अभी इस एग्जाम्पल में, और तुम्हारा लॉगिन का पेज कौन सा है, जो अभी कंडीशनल स्टेटमेंट वाला बनाया हुआ है। तो खाली नहीं रखना, ये समझने के लिए हम कर रहे हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट को इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी कि भाई इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सही, तो इसको करो इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। हमारे पास देखो, अब ये हो गई बात कि इफ एल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। अब इफ एल्स में दूसरी चीज़ें भी होंगी, सारी कंडीशंस इस्तेमाल की जाएंगी। अब इसके जो तुम्हारे पास दूसरी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट, वो हमने क्या लिखी थी कि भाई हमारे पास एरे और लूप्स। तो एरे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह होगी, रीज़न हमारे पास टेबल से रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरे फाइल को यहाँ पर करता हूँ, फोल्डर को पेस्ट एरे से रिलेटेड। तो मैं आता हूँ यहाँ पर PHP लेक्चर्स, और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर मौजूद है PHP एरे का। तो मैं यहाँ पर आकर इसको वही अगेन जैम्प htdocs और यहाँ पे ला के पेस्ट। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको कर देते हैं बंद। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एरे देखना है। तो एरे किसी को याद है क्या करते थे, एरे किस लिए इस्तेमाल होता है, माविया, एरे हम क्यों यूज़ करते हैं,
किस लिए यूज़ करते हैं भाई शयान? वाई वी यूज्ड एन एरे? लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन डेफिनेशन सही नहीं। एक से ज़्यादा, लेकिन कंडीशन नहीं। एक से ज़्यादा अगर डेटा स्टोर करना है, वेरिएबल हमारे पास होता है कि हम सिंगल चीज़ को उसके अंदर रख सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करना है, एक से ज़्यादा एक जगह पे डालना है चीज़ों को, तो वहाँ पर हमारे पास एरे यूज़ होता है। और एरे की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसे ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एरे की, कि अगर वो डेटा रख रहा है तो वो आइडेंटिफाई कैसे करता है? ये याद है जावास्क्रिप्ट में हमने कैसे देखा था कि अगर तुमने एक से ज़्यादा चीज़ें डाल दी तो हम कैसे गेट करेंगे? अली असाम कैसे? कि अगर हमने एक से ज़्यादा एरे में चीज़ें डाल दी तो हम कैसे गेट करेंगे? कोई चीज़ होगी एरे के पास, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी। गुड गुड गुड, यही चीज़ है आंसर, के एरे में इंडेक्सेस पे काम होता है। एरे में डेटा जब स्टोर्ड होता है तो एरे की प्रॉपर्टी यही है, कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो हर डेटा को क्या करता है? इनिशलाइज बाय 0, 1, 2, 3, और जितना डेटा स्टोर हो रहा है तो तुम्हारी एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है तुम्हारी 0 से, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी चलती भी जाती है तुम्हारे, जहाँ तक तुम्हारा डेटा है वो खुद गेट करेगा कहाँ तक उसको इंडेक्स बनाने हैं। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो एरे हमारे पास इंडेक्सेस में स्टोर हुआ। अब इसमें यहाँ देखना है कि कैसे स्टोर करना है। हमने वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में देख के आए थे कि हम एरे बनाते हैं, एरे बनाने का तरीका वहाँ पर अलग होता है। वहाँ पे हमारे पास, जैसे अभी मुझे आवाज़ आ रही थी कि वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से हम बनाते हैं, तो यहाँ अगर PHP में देखो तो PHP में वैल्यू स्टोर कैसे करोगे? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसके लिए तुम्हें कुछ इस तरीके से एरे का बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, और एरे बहुत इस्तेमाल होने वाला है, तो ये तो जहन में ही रख लो बात, क्योंकि मल्टीपल डेटा ही स्टोर करना है हमें, तो एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया, कोई भी एक वेरिएबल, अब ये वेरिएबल डिपेंड करता है तुम्हारे आने वाले डेटा पे। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालूँ तो ये सिर्फ वेरिएबल है, लेकिन अगर मैंने इसमें एरे का फंक्शन यूज़ कर लिया, इसका मतलब है मैं इस स्टूडेंट्स के वेरिएबल को अब वेरिएबल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये एक एरे है। तो ये इंडिकेट होगा अब एरे, मेरे पास एक स्टूडेंट्स का एरे मौजूद है। क्यों, किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ? मैं इस एरे के फंक्शन की बिहाफ पे बोल रहा हूँ, और उसमें मैंने क्या किया? उसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ स्टोर करवा दी हैं, और 4। अब इन 4 वैल्यूज़ के बिहाफ पे ये बताओ कि भाई इसके इंडेक्सेस कितने जनरेट हो जाएंगे? इंडेक्सेस कितने होने चाहिए? कहाँ तक होने चाहिए इंडेक्सेस? 3 तक होने चाहिए। और इस एरे की लेंथ क्या होगी? 4। काउंट अगर करोगे तो लेंथ मिलेगी, और अगर तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास इसके इंडेक्सेस देखना है, तो इंडेक्सेस तुम्हारे पास एक कम होता है, यानी कि -1 कर दो तो तुम्हारे पास इंडेक्सेस आ गए। तो अब ये चीज़ तुम्हारे पास ये हो गई। अब अगर हमने बेसिक जैसे लैंग्वेज में बात करी थी कि हम ऐसे अगर काम करेंगे, एरे की वैल्यूज़ को गेट करना है, हमें देखना है कि एरे की वैल्यूज़ किस तरीके से आती हैं, तो हमारे पास तो एक हल ही है, एक सॉल्यूशन ये है कि हम बाय द इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम क्या करें, एरे की वैल्यूज़ को गेट करें। क्योंकि स्टूडेंट 0 अगर मैं लिखूंगा तो 0 पे रखी हुई वैल्यू मुझे यहाँ पर गेट हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल करके यहाँ एको करवा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या गेट होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ मेरा पहला डेटा मुझे मिल जाएगा 0 पे, 1 पे इसी तरीके से ये मिल जाएगा, 2 पे, 3 पे। तो ये चारों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर इस तरीके से मिलती जाएंगी। तो अब यहाँ पे वही क्वेश्चन होता है कि भाई ये चीज़ तरीक़ेकार क्या सही है? नहीं है सही है वाला तरीक़ेकार। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 1000 ऑफ वैल्यूज़ हैं, टेबल का डेटा है, तो वो टेबल का डेटा क्या मैं ऐसे ही गेट करता रहूँगा? ऐसे नहीं कर सकता। डायनामिकली डेटा
गेट नहीं होगा। तो वहाँ किस चीज़ की बात आती है, वहाँ पे बात आती है, नीचे हाईलाइट होना चाहिए, ये याद आनी चाहिए दिमाग में कि क्या होता है वहाँ पर। वहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप ही वो बेस्ट तरीक़ेकार है जो कि हमें मल्टीपल चीज़ों को गेट करने के लिए। तो हम एरे और लूप को मिक्सअप पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ रिवीजन करना है, हमें कोई इनिशियलाइज नहीं करना चीज़ों को। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अब हम क्या करें, ये वाली जो चीज़ करी है इसको और आसान यहाँ पे क्या कर दें, हम वेरिएबल कुछ ऐसे लें। अब ये तो प्रिंट हो जाएगा ऊपर, उसका मसला नहीं है, वो भी हम आउटपुट में देख लेंगे। अब यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन डिफाइन करनी है और यहाँ पे ये किया। अब ये सबको पता है कि भाई फॉर लूप का क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी मैंने यहाँ कंडीशन नहीं दी है इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होता है कि पहले इनिशियलाइज करो, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करो, फिर उसके बाद क्या करो, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट करवाओ। तो ये चीज़ तुम्हारे पास लूप का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब इसमें और दूसरी चीज़ ये भी मौजूद है कि हमारे पास इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ज़ीरो से। तो हमारे पास ज़ीरो से ही स्टार्टिंग होने वाली है। अब बात आती है कंडीशन कैसे डिफाइन करो। तो हमने अगर जावास्क्रिप्ट में दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, तो जावास्क्रिप्ट में क्या था कि हम यहाँ पे कैसे लेंथ काउंट करेंगे। जावास्क्रिप्ट में कोई चीज़ यूज़ करते थे हम, फॉर इन लूप करते, लेकिन फॉर लूप में भी हम कुछ यूज़ करते थे कंडीशन में। क्योंकि मैं अगर ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू लिखूँ, ये कहलाती है हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है, हार्ड कोडेड का मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 10 दिया तो इसका मतलब है मैं अपनी वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। मैं यहाँ 20 कर दूँ तो ये तो मेरे हिसाब से चल रही है। लेंथ का फंक्शन होता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि हम जो भी एरे होता था हम कुछ इस तरीके से लिखते थे उसके अंदर, जो भी एरे है उसका क्या करो, उसकी लेंथ काउंट करो, तो डॉट लेंथ ऐसे लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाऊँ। तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, यहाँ पे मेरे पास PHP के अंदर एक फंक्शन होता है साइज ऑफ। तो यहाँ जैसे ही रिकमेंड कर रहा है तुम्हें फंक्शंस बहुत सारे, तो यहाँ हमने साइज ऑफ को यूज़ किया। साइज ऑफ लिखने के बाद किसका साइज ऑफ चाहिए, किसका लिखूँगा मैं, स्टूडेंट्स, जो मेरे पास एरे मौजूद है। तो अब जैसे ही मैंने ये वाला काम किया, इसका मतलब है हम लेंथ की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने चलाना है यहाँ पर लेंथ के हिसाब से ही। तो अब यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी, अगर मैं बोलूँ और रन टाइम पे हमारे पास ये कोड चलेगा, रन होगा, तो कितनी लेंथ होगी, 4 लेंथ होगी। डेटा को काउंट करो, लेंथ तुम्हें मिल जाएगी 1 2 3 4। इंडेक्स पूछूं तो फिर तुम्हारे पास -1 कर दो, सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, -1 करो, इंडेक्स मिल जाएगा और लेंथ तुम्हारे पास 4। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास, यहाँ मैं ऐसे लगाऊं कंडीशन तो सही होगा। मैंने बोला $i इज लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये सही है कंडीशन या मुझे कुछ और इससे पहले वाली सही थी, बताओ भाई शायान। कि मैंने कंडीशन लगाई $i इज लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये वाली कंडीशन सही है या मैं ऐसे करूं, ये वाली कंडीशन सही है, इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। कौन कौन बोल रहा है लेस देन इक्वल टू होना, अली अस्साम, लेस देन इक्वल टू, अब्दुल कलीम, ग्रेटर देन इक्वल टू, चल उमर, सिर्फ लेस देन इक्वल टू, अली लेस देन इक्वल टू, सही है। तो अब खुद देखो मसला क्या होगा, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से। 0 से लेस देन इक्वल टू अगर जाते हो तो कहाँ तक जाएगा ये, अगर हम इस पे आ जाएं, पेंट पे आऊँ मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लेस देन 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे, 0 पे क्या रखा हुआ था, वैस, आगे शाहजेब, आगे दूसरा नाम यहाँ पे। अब इक्वल टू पे क्या होगा, जब तुम बोल रहे हो ये सही है तो ये कहाँ तक चलने वाला है, 4, क्योंकि तुमने खुद बताया लेंथ 4 है।
तो अब 4 पे क्या होगा, 4 पे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एरर देगा तुम्हें क्या, अनडिफाइंड एरे। अनडिफाइंड एरे की क्यों, समझ में आ रही है बात, ये गेट हुआ क्या है, कंडीशन लेस देन इक्वल टू जो तुम कह रहे थे वो तुम्हारे पास यहाँ पर तुम खुद देखो कि तुम्हारा एरे कौन सी इंडेक्सिंग पे ख़त्म हो जाएगा, 3 पे। तो 3 पे जब ख़त्म हो जाएगा तो चौथे को रखने की तुम्हें क्या ज़रूरत है लूप के अंदर। अगर चौथा रखोगे तो चौथे पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारी इंडेक्सिंग यहाँ पे क्या हो रही है, ये 0 पे 1 2 3। तो यहाँ अगर मैं इस पे भी करता हूँ, यहाँ एको करता हूँ, तो वो मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स 4, तो 4 मिलेगा मुझे, 4 मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भाई 4 है ही नहीं इंडेक्स, लेंथ 4 है इंडेक्स 4 नहीं है। और उसका तरीका याद रख लो कि लेंथ जो निकाली है उससे -1 कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारा इंडेक्स आ जाएगा यार। क्या है तरीका इंडेक्स मालूम करने का, कि भाई लेंथ काउंट करो, डेटा काउंट करो, लेंथ -1 कर दो, तुम्हारे पास इंडेक्स आ गया। तो अब इंडेक्स 3 तक ही है। अगर मैं ये चलाता हूँ, ये क्या है ऑपरेटर, पहले तो ये बताओ, ये चलाता हूँ, ऑपरेटर का नाम याद है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, रिलेशनल ऑपरेटर, बावियों को अच्छे तरीके से याद है ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशन बना रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो तुम कह रहे थे इक्वल टू, उसका रीज़न, उसका एरर बता दिया, क्या है एरर है, ये चीज़ नहीं मिलने वाली। अगर ये तुम्हारे पास 5 होते तो कहाँ तक चलता है एरे, 4 तक। और अगर तुम्हारे पास टोटल 10 होते तो 9 तक। तो यानी कि एक पीछे चल रहा होता है। 100 वैल्यूज़ होती तो तुम लेस देन चलाते, क्यों चलाते, क्योंकि 100 पे कुछ नहीं मिलने वाला। लेस देन हो, 100 पे आने ही नहीं देना। उससे पहले ही क्या कर देना है, अपने फॉर लूप को ब्रेक कर देना है कि भाई बाहर आ जाओ, आगे मज़ीद चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इक्वल टू लगाओगे तो कुछ और आएगा, एरर देगा, वैल्यूज़ देगा तुम्हें, लेकिन साथ साथ एरर भी देगा। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर किस तरीके से गेट करूँगा, मैं यहाँ पर एको लिखूँगा, उसके बाद एरे का नाम, और एरे के नाम पे अब हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं लिखनी। तो मैं हार्ड कोडेड वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ उसको भी यहाँ पर ये याद रख लो। हार्ड कोडिंग कहलाती है क्या, हार्ड कोडिंग कहलाती है कि भाई तुम अपने हिसाब से मैनुअली कुछ काम कर रहे हो, मैनुअली चीज़ों को रख रहे हो। अगर डायनामिक कर देते हो उसको तो वो क्या हो जाती है, वो हार्ड कोडेड नहीं होती। तो यहाँ पर क्या किया, अब देखो इंडेक्सेस चाहिए मुझे, कहाँ से मिलेंगे, आई पे से। पहली आइट्रेशन पे i0 होगा, दूसरी आइट्रेशन पे i1 होगा। अब्दुल करीम आइट्रेशन क्या है, मैं जो अब बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब क्या है, क्या है भाई शायद, व्हाट इज आइट्रेशन, क्या है भाई जल्दी बताओ, चाय ठंडी हो रही है मेरी जल्दी बताओ आइट्रेशन का मतलब क्या है, क्या है आइट्रेशन, वैल्यू असाइन करने के लिए नहीं, आइट्रेट करना, मैं बोल रहा हूँ आइट्रेट करेगा, लूप की आइट्रेशन चलेगी, लूप के चलने को बोलते हैं आइट्रेशन। यानी कि एक दफ़ा चला पहली आइट्रेशन हो गई, दूसरी दफ़ा चला दूसरी आइट्रेशन, कब तक चलेगा, इस कंडीशन, जहाँ तक कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही तो वो क्या हो रही है तुम्हारी, क्या हो रही है, आइट्रेशन ऑफ लूप। तो ये सारी कीवर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ये पता होनी चाहिए और जहन में रहनी चाहिए, यही सारी चीज़ें इस्तेमाल काम आती हैं। तो आइट्रेशन ऑफ लूप, तो यहाँ आइट्रेशन कितनी दफ़ा होगी बताओ भाई, कितनी दफ़ा आइट्रेशन होगी, पेंट में अभी हमने देखा था होगी 4 दफ़ा ही, वो यही है कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, हो ना 4 दफ़ा ही है, वो चल कम रहा है, वो किसकी वजह से चल रहा है वो समझ में आ गई है तुम्हें।
4 दफ़ा ही आइट्रेशन चलेगी, वो 0 से चल रही है तो 4 दफ़ा ही चलना है उसको। तो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, तुमने अगर ये किया, आउटपुट बताओ कैसा आएगा। अब मुझे पहले आउटपुट भी बता दो कि लूप चलाओगे, आउटपुट सिर्फ इस लाइन का आउटपुट क्या होगा, प्रिंट कैसे करेगा ये वैल्यूज को। इसको एक लाइन में आनी चाहिए, सारी एक लाइन में देगा, बगैर स्पेसिंग के एक लाइन में देगा, क्योंकि मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ, सिर्फ मैं ऊपर वाले की नहीं बात कर रहे हैं, हम हार्ड कोडेड की बात नहीं कर रहे, इसको भी हटा देता हूँ मैं, सिर्फ हम इस लाइन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ हमने करनी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अब इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। हम आते हैं यहाँ पर, जो हमारा खुला हुआ है लोकेशन, इस पर हम दूसरा फोल्डर खोलते हैं, PHP array। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया और मैंने ये वाली फाइल ओपन करी तो क्या हुआ, मेरे पास डेटा गेट हुआ, लेकिन कैसे हो रहा है, मेरे पास हो रहा है सब 7। अब इसको क्या करना है, वो जो ऊपर लगा था ब्रेक, अब वो मैं यहाँ लगाऊंगा कॉन्कैटिनेट करके। तो हम कॉन्कैटिनेट किस तरीके से करते हैं, डॉट, विद द हेल्प ऑफ डॉट साइन। तो यहाँ पे ब्रेक का टैग लगाया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये वैल्यूज़ इस तरीके से गेट हो गए। तो एरे को भी रिवाइज कर लिया हमने इस तरीके से कि भाई सारी चीज़ें रिमाइंड कर जाओ तुम कि तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक और चीज़ जो अभी है, जो अगली लिस्टिंग में तुम्हारे पास नाम नज़र आ रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एरे। PHP की बात करो अगर, तो वो तुम्हें नज़र आ रहा है एसोसिएटिव, तो वो टेबल के पर्सपेक्टिव से डायनामिकली जो इस्तेमाल होने वाला एरे वो एसोसिएटिव है। पहले इसको कर लो, फिर उस पर आते हैं। ये हो गया समझाने का सेशन, अब आ जाओ दोबारा एसोसिएटिव एरे। तो एरे हमारे पास हो गया। अब उसके बाद देखो, जो मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्यों है एसोसिएटिव एरे, सिर्फ वाहिद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP जिसके अंदर ये एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट। एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट आगे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में डार्ट में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाहिद ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तुम्हें C# में नहीं मिलेगा, C++ में नहीं मिलेगा, जावा में नहीं मिलेगा एसोसिएटिव एरे, सिर्फ PHP के अंदर। और वो क्यों है, उसका भी रीज़न है किस लिए मौजूद है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में भी कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं हो रही। अगर बात करो तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। क्या डिफरेंस नज़र आएगा उसको देखते हैं। देखो, डिक्लेरेशन सेम है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, वैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने एरे के लिए, बिल्ट इन फंक्शन वैसे ही लगाया। सिर्फ यहाँ पर अगर कोई बात करता है एसोसिएटिव एरे की, इसका मतलब है तुम्हारे जहन में हमेशा ये वाली बात आनी चाहिए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, की वैल्यू पेयर्स की। यानी कि एसोसिएटिव एरे काम किस पे करता है, तुम्हारे की वैल्यू पेयर पे। यानी कि तुम अपना पेयर खुद बनाते हो, तुम्हारी वैल्यूज़ भी और तुम्हारे पास तुम्हारी कीज़ भी। अब देखो, मैं रिलेट करता हूँ इसको तुम्हारे माइस्क्यूएल के टेबल से कि ये तुम्हारे पास PHP के अंदर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आते हैं हमने माइस्क्यूएल पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे आते हैं, एडमिन ओपन करते हैं, PHP माई एडमिन पे आते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज़ें, हम ऐसे ही इसका सैम्पल ही देख लेते हैं। इसमें कोई बेस बिल्ट इन इसके जो टेबल्स हैं, ओके, यहाँ सारे टेबल डिलीट हो चुके हैं। कोई मुझे यहाँ पर ओपन हुआ हुआ मिल जाए। अरे हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो, हमें पता है ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर में आए तो हमारे पास देखो ये कॉलम्स है, हमें सब चीज़ें पता है। अब देखो यहाँ पर जब टेबल गेट करना होता है PHP के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर PHP में, अगर तुम्हें टेबल गेट करना है तो कैसे गेट करोगे, रीड कैसे करवाओगे। तो वहाँ पर ये याद रखो, ये चीज़ जहन में बिठा के रखो कि वहाँ एसोसिएटिव एरे का काम आता है। कैसे आता है कि तुम्हारी ये जो कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स, ये क्या कंसिडर की जाती हैं, तुम्हारी कीज़। इसके अंदर आने वाली वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं, वो तुम्हारे पास होती हैं वैल्यूज़। मिसाल के तौर पर आईडीज़ हैं, अभी नहीं डली हुई, ID 1 2 3 4, तो वो क्या होंगी, वो इस की के अंदर रखी जाने वाली वैल्यूज़ होंगी। डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो भी नाम है डेटाबेस के, वो सारे रखे जाने वाले डेटाबेस होंगे। तो यह बिल्ट इन है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। सिर्फ हमें समझने का मकसद ये है कि यहाँ ये जो 4-5 तुम्हारे पास कॉलम्स हैं, ये एसोसिएटिव एरे क्या कंसिडर करेगा, ये तुम्हारी
कीज कंसिडर करेगा और उसके अंदर जो कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं यानी कि रिकॉर्ड्स, वो क्या होंगे, तुम्हारे वैल्यू। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देखो तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा, ये भी कीज असल में क्या है, इंडेक्सेस ही हैं। लेकिन यहाँ फायदा क्या है, एसोसिएटिव एरे में कुछ गेट हो रहा है, फायदा क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ, एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है। अगर इसका कंपैरिजन करें, यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करते थे लेकिन यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये वो ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। यहाँ देखें, याद रखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ इसका मतलब है मैं अपनी इंडेक्सिंग खुद डिफाइन करता हूँ। एसोसिएटिव एरे में एडवांटेज क्या है, पीएचपी में क्यों बनाया गया है, क्योंकि इंडेक्सिंग अगर मैं टेबल से रिलेट करता हूँ तो टेबल में हमेशा क्या की ये होगी, हम कॉलम का नाम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3, तो मैं कभी भी एरे से मैं अपने टेबल को रीड ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कीज क्या है, कीज का नाम तुम्हारे पास यहाँ पर आईडी, डीबेस, यूज़र, लेबल, क्वेरी। अब टेबल चेंज होगा तो कॉलम के नाम भी चेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास तो मसला आ जाएगा अगर मैं एरे यूज़ करूँ। यहाँ तो कीज हमेशा क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3। तो अब एसोसिएटिव एरे क्या एडवांटेज दे रहा है कि हमारी कीज क्या बन सकती हैं, हमारे अपने हिसाब से बन सकती हैं, कि अगर हमने नंबर में देना तो नंबर में। अब टेबल की बात करो तो टेबल में कैसे होगा, टेबल में हमारे पास ऐसे नहीं होगा, टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल में ऐसे रखेंगे, हम इसी तरीके से रखेंगे। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, ईमेल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, gmail.com। तो मैं टेबल से रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगी, की, यहाँ पर की होगी तुम्हारा कॉलम ईमेल, और अगला जो तुम्हारे पास है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या कर दें, की एज, और आगे आने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी। तो ये जो एरो लगा हुआ है, ये एरो है, ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये की है और एरो के बाद तुम्हारे पास ये तुम्हारी वैल्यू है, और सेपरेटर लगे हुए बीच में कॉमा, आखिरी क्या रखें, कॉन्टेक्ट रख दें। तो फ़ायदा क्या हुआ, एसोसिएटिव एरे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है पीएचपी के अंदर, उसकी वजह यह है कि टेबल पे हमारा काम है, और टेबल के अंदर जब मैं रीड करूँगा अपने टेबल को तो वो कैसे होगा, कॉलम के नाम इधर आएंगे और उसका डेटा इसके अंदर आएगा। तो ये सिनेरियो है कि हमारे पास, हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, हम ऐसा एरे यूज़ करेंगे कि जहाँ पर हमारे पास ये मसले का हल हो जाए। तो आप देखो, ये कीज़ जो है इंडेक्सिंग ही है, लेकिन अब मेरी इंडेक्सिंग मेरी मर्ज़ी से बन रही है। मैं 0 बनाना चाहूँ 0 भी बना सकता हूँ, मैंने नेम डाला तो नेम इंडेक्स बन गया। तो यही फ़ायदा है हमारे पास किसका, एसोसिएटिव एरे। समझ में आ रही है बात भाई अब्दुल कलीम और शायान, तुम दोनों को ख़ास तौर पे। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से हमने ये एसोसिएटिव एरे पूरा डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद क्या है, अब उसको फैच करने की बात आती है। तो अब फैच करने में हमने यहाँ पर फैच किया था दूसरे लूप से, फॉर लूप था। फॉर लूप ज़्यादातर तुम्हें यूज़ ज़्यादा होता हुआ नहीं आएगा यहाँ पर पीएचपी में अगर बात करो। तो यहाँ पर देखो, सबसे आसान लूप एक और, अगर ये भी हमने देखा है, तो वहाँ फॉरेन था। जावास्क्रिप्ट में अगर देखो फॉर ईच भी था, तो फॉर ईच पीएचपी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। अब उसको कैसे करना है, यहाँ पे देखो, की वैल्यू को कैसे लूँगा मैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इतना, तो इसका मतलब है मैंने पहले एरे लिख दिया। अब एज का कीवर्ड लग रहा है, किसका रूल है, फॉर ईच का, कि एज का कीवर्ड लगाना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा स्ट्रक्चर यही फॉलो करूँगा, ये वाला, यही वाला स्ट्रक्चर मुझे यहाँ फॉलो करना है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू के लिए स्पेसिफाइड करना है। अभी एरर आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझाने के लिए कॉपी किया है। तो वैल्यू की जगह वैल्यू का एक वेरिएबल बनाया, और इसकी जगह मैंने यहाँ पर की का वेरिएबल बनाया। किसकी इंडिकेशन के लिए, कि भाई की हो तो की के अंदर आ जाए, एरो के बाद वैल्यू हो तो वैल्यू के अंदर आए। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके अंदर पूरा ट्रैवर्स करेगा। ट्रैवर्स का मतलब होता है ढूंढना।
तो एक एक करके ढूंढते हुए सारी चीज़ों को गेट करते हुए कहाँ पर रख रहा होगा स्टूडेंट्स के अंदर से, की के अंदर की, वैल्यू के अंदर वैल्यू। स्टूडेंट में पहले क्या मिलेगा, पहली आइट्रेशन में क्या मिलेगा भाई, नेम और अवैस। तो की के अंदर क्या आ गया, नेम, वैल्यू के अंदर अवैस। तो ये हो गया तुम्हारा पहला एको। फिर उसके बाद दोबारा अगली आइट्रेशन पे क्या मिलेगा, तुम्हारा ईमेल। ईमेल आई की के अंदर और वैल्यू के अंदर तुम्हारे पास अवैस 1 2 3। तो इस तरीके से यहाँ अगर देखो तो ये फॉर इन लूप का उल्टा चल रहा है। फॉर इन लूप में हमारे पास क्या होता था, अगर उसको भी रिमाइंड कर दूं, अगर जावास्क्रिप्ट की बात करो यहाँ पर नहीं है, उसकी पहचान यही है कि ये तुम्हारे फंक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है PHP के अंदर नहीं है। वहाँ क्या होता था, वहाँ हम पहले बनाते थे एक वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पर इन लिख के हम एरे पास करते थे। उल्टा था, यहाँ से यहाँ वैल्यू आ रही होती थी, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है कि एरे मैं यहाँ दे रहा हूँ और वो यहाँ से क्या कर रहा है, एक के बाद एक वैल्यू को पास करते जा रहा है और दो दो की और वैल्यू के साथ। अब मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कि भाई मेरे पास मुझे दोनों चीज़ें देखनी है, तो मेरी मर्जी है मैं जो भी देखना चाहूँ। मैं की भी देखना चाह रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट किया, स्पेस दिया, फिर उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वैल्यू भी देखना चाह रहा हूँ, वैल्यू क्या आ रही है। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दूंगा ताकि अगली आने वाली वैल्यू नीचे चली जाए। बस ये हमारे पास एसोसिएटिव एरे। तो समझना इसका स्ट्रक्चर है, ये करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे पास कुछ और पैटर्न होगा कि हम कैसे डेटा गेट कर रहे होंगे। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास की वैल्यू दिमाग में बिठाना है कि किस तरीके से काम कर रही है। तो अब अगर यहाँ पर आकर हम देख लें, हमारे पास ये वाला PHP एरे चल रहा था, तो एसोसिएटिव एरे को अगर ओपन करें तो देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आउटपुट गेट हो गया। तो उसको और अपडेट कैसे कर सकते हो, और अपडेशन ऐसे दे सकते हो कि तुमने यहाँ स्पेस दिया है, यहाँ इस तरीके से कर दो, कीज़ के बीच में कॉलन लगाया तुमने यहाँ पर और रिफ्रेश करके यहाँ पे तुम्हारे पास कॉलन का साइन आ जाएगा। अब उसको बोल्ड करना है, कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास ये है। तो मेन मोटिव है कि भाई हाउ टू डिफाइंड एसोसिएटिव एरे और वाई वी यूज्ड एसोसिएटिव एरे। तो वो दोनों चीज़ें हमने टेबल के पर्सपेक्टिव से ढूंढ ली। तो उसको याद रखना खास तौर पे एसोसिएटिव एरे का।